वो रात आखिरी थी जब किसी बच्चे की हंसी स्कूल में गूंजी थी। उसके बाद सिर्फ चीखें सुनी गईं। मैं दुकान बंद कर रहा हूं। इतनी बारिश में संपत नहीं आने वाला। चलो घर चलते हैं भैया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो फिर घर चलते हैं। अरे संपत, आ गए तुम? और बताओ, कैसे आना हुआ? शहर में मेरा घर, सामान, सब कुछ बिक गया। कुछ नहीं बचा। लेकिन वो सब छोड़ो यार, कल बेटे का स्कूल में दाखिला कराना है। पैसों की भी थोड़ी जरूरत है। जैसे ही स्कूल का नाम आता है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। किशोर संपत का बचपन का दोस्त चिंतित होकर, अरे संपत, तुझे अपने बेटे की जान की परवाह है या नहीं? क्यों? स्कूल से उसकी जान को क्या खतरा? भैया, स्कूल से पिछले 3 सालों में कई बच्चे गायब हो गए हैं, बिना किसी सुराग के। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? भूत कुछ नहीं होता। तू अभी भी नहीं मानता? गांव के कई लोगों ने स्कूल के पास रात में एक काली परछाई देखी है और कभी कभी वहां से चीखें भी आती हैं। मैंने खुद रात को स्कूल के पास एक साया देखा है और कई लोगों ने वहां से अजीब आवाजें भी सुनी हैं। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया फोन पर। क्या? अगर ऐसी बात है तो कल मैं चलूंगा तेरे उस स्कूल में। घर लौटने पर संपत रात भर सो नहीं पाता। उसके दिमाग में वही बातें गूंजती रहती हैं। उसका दिल पहली बार डर को महसूस करता है, क्योंकि इस गांव में अब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा वो छोड़ गया था। अगली सुबह संपत विजय को लेकर स्कूल पहुंचा, पर जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, हवा अचानक ठंडी हो गई। संपत की नजर एक खिड़की पर पड़ी, जहां एक पल के लिए किसी औरत की परछाई दिखी, पर वहां कोई नहीं था। दूसरी तरफ किशोर प्रिंसिपल के ऑफिस में गुस्से में उन पे चिल्लाने लगता है। प्रिंसिपल साहब, आपको सब पता है, स्कूल के हालात, गांव की बातें, फिर भी आपने एक नए बच्चे का एडमिशन ले लिया। प्रिंसिपल की भौहें सिकुड़ गईं। चेहरा उलझन और डर से भरा हुआ था। कौन सा एडमिशन? मैंने तो कोई नाम नहीं जोड़ा। संपत हैरानी से कुछ पूछने ही वाला था, तभी अचानक स्कूल की रिसेस बेल गूंज उठती है। जहां स्कूल की बेल बजते ही बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां आज एक खौफनाक खामोशी थी। प्रिंसिपल घबराकर तुरंत दरवाजा बंद करते हैं। मैंने 3 साल से किसी का एडमिशन नहीं लिया, लेकिन हर साल कुछ नाम खुद ब खुद एडमिशन रजिस्टर में लिखे मिलते हैं। किशोर और संपत सन्न रह गए। तभी उनकी नजर खिड़की की तरफ गई। विजय वहां खड़ा था, चुपचाप, बाहर कुछ देख रहा था, जैसे किसी को घूर रहा हो। दोनों तेजी से बाहर जाके, पर वहां कोई नहीं था। अब ये आपके हाथ में नहीं है। चाहे आप चाहो या ना चाहो, चाहे विजय खुद मना कर दे, ये स्कूल उसे खुद बुला लेगा, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो बंद नहीं होते। अगली सुबह संपत रात भर प्रिंसिपल की बातों को सोचकर परेशान था। उसने तय किया कि अब वो विजय को स्कूल नहीं भेजेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी, विजय खुद ब खुद तैयार हो चुका था। ना कोई जिद, ना कोई डर, जैसे उसे बुलाया जा रहा हो। दरअसल गांव में ये बात अब सब जानते थे। जो बच्चा एक बार स्कूल में दाखिल हो जाए, अगर वो 2 दिन तक स्कूल न जाए तो उसके हाथ और पैर खुद ही चलने लगते हैं, जैसे किसी और के इशारे पर। संपत और किशोर ने विजय को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। बिल्कुल शांत, जैसे उसे खुद पर कोई काबू ना हो। आखिरकार संपत ने फैसला किया, अगर विजय जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अब संपत रोज विजय के साथ स्कूल जाने लगा। उसने देखा कि रिसेस के समय कोई भी बच्चा बाहर नहीं आता था। कुछ दिन बीत गए, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई।
अब विजय को भी अपने पापा के साथ स्कूल जाने में शर्म महसूस होने लगी थी। एक दिन विजय के दोस्त ने उसे बताया, पहले तो सभी माँ बाप बच्चों के साथ स्कूल आते थे, लेकिन फिर सबको समझ आया अगर रिसेस में बाहर मत जाना तो कुछ नहीं होता। अब तो सबको इसकी आदत पड़ गई है। यह सुनकर संपत ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया। अब वो किशोर के साथ नया काम करने लगा। जिंदगी जैसे सामान्य हो गई थी, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन विजय क्लास में जाने से पहले बाथरूम चला गया, लेकिन जब वो बाहर निकलना चाहता था तो दरवाजा जाम हो गया। अब स्कूल में किसी को यह भी नहीं पता था कि विजय आज स्कूल आया था या नहीं। कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। कई मिनटों तक कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार विजय ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोला, पर जैसे ही बाहर निकला पूरा स्कूल अंधेरे में डूब चुका था, जैसे दिन में ही रात उतर आई हो। विजय भागते हुए क्लासरूम की ओर दौड़ा। उसने घंटी की आवाज तो नहीं सुनी थी, लेकिन उसे पता था कि स्कूल की घंटी बज चुकी है। वो जब अपनी क्लास में पहुंचा तो देखा क्लासरूम भी अब वैसा नहीं रहा। दीवारें काली, डेस्क पे धूल और खिड़कियां खुली हुई, जैसे सालों से कोई आया ही नहीं। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगा, पर हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की अंधेरे में खोई हुई। और तभी भागते हुए विजय को कुछ अजीब महसूस हुआ। कोहरे से भरे उस सुनसान कॉरिडोर में उसे एक परछाई दिखी, एक ठंडी धुंधली आकृति जो बस उसे ही देख रही थी। विजय की रफ्तार धीमी पड़ गई, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। धड़कनों की आवाज अब उसके कानों में गूंज रही थी, और फिर वो परछाई धीरे धीरे एक औरत की शक्ल में बदलने लगी, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था। विजय पलटकर भागने ही वाला था कि तभी उस घने कोहरे से एक आवाज आई, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है रास्ता भूल गए हो। विजय ने चौंक कर देखा। धुंध के उस पार से एक औरत लाल साड़ी में धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। कोहरा घना होता जा रहा था, पर उसकी चाल शांत थी। चेहरा धुंध में छुपा हुआ, मगर उसकी आवाज में अजीब सुकून था। विजय ने चैन की सांस ली। उसकी आंखों में राहत छलकने लगी। उसे लगा कोई अपने जैसा मिल गया है। वो उस औरत की तरफ कदम बढ़ाने ही वाला था कि रुक जाओ बच्चे, उस तरफ मत जाना। एक तेज डरी हुई आवाज ने उसे रोक दिया। विजय ने पलट कर देखा। कोहरे के दूसरी तरफ से एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ते में धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरा सच्चाई से भरा। वो औरत नहीं, डायन है। मेरी बात मानो, मेरे पास आ जाओ बेटा, नहीं तो देर हो जाएगी। थक गया और उसने फिर लाल साड़ी वाली औरत की तरफ देखा। अब वहां कोई औरत नहीं थी। वो एक डरावनी काली शक्ल वाली चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी लाल साड़ी अब पुरानी थी और चेहरा कोहरे में भी साफ झलक रहा था, काला, झुलसा हुआ और भयानक। अब दोनों डायन और बूढ़ा विजय को अपनी ओर बुला रहे थे। विजय कुछ समझ पाता उससे पहले एक तेज स्कूल की घंटी गूंजती है। अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। न डायन, न बूढ़ा आदमी, न कोहरा। स्कूल फिर से वैसा ही शांत और सामान्य दिखाई देने लगा। विजय को एक तेज चक्कर सा महसूस हुआ। उसकी आंखें घूम गईं और वो उसी हॉलवे में धड़ाम से गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब विजय की आंख खुली तो उसके सामने उसके पापा संपत और चाचा किशोर खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। विजय ने अपनी कांपती हुई आवाज में सब कुछ विस्तार से बताया। लाल साड़ी वाली औरत, बूढ़ा आदमी और वो डरावना पल जब सब कुछ गायब हो गया। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, मेरे पिता थे। वो वक्त जब स्कूल में सब कुछ सामान्य लगता था।
हर कोई उस टीचर को पसंद करता था, मुस्कुराहटों से भरी, बच्चों पर स्नेह लुटाने वाली। लेकिन वो सारा स्नेह महज एक दिखावा था। असली चेहरा रात के अंधेरे में सामने आता था, जब वही औरत मोमबत्तियों के घेरे में बैठकर काले जादू के मंत्र पढ़ती थी। लेकिन एक इंसान था जिसे उस पर शक हो गया था, प्रिंसिपल के पिता। उन्हें महसूस हुआ कि स्कूल में कुछ अजीब हो रहा है और एक रात उन्होंने उस औरत को रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं भी उसी वक्त स्कूल पहुंचा, लेकिन जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। मेरे पिताजी उसी दायन के साथ खून में सने पड़े थे और जिस बच्चे को वो बचाने की कोशिश कर रहे थे वो भी नहीं बच सका। रात गहरी हो चुकी थी। संपत के घर का माहौल जैसे किसी अदृश्य डर ने जकड़ लिया हो। जमीन पर बैठा विजय चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में एक ऐसा डर जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसके कांपते होठ बार बार बस एक ही बात दोहरा रहे थे, पापा मुझे बचा लो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा मुझे वहां मत भेजना। संपत ने अपने बेटे को कसकर गले से लगा लिया, आंखों में आंसू भराए, दिल में एक दर्द और मन में एक सवाल। आखिर स्कूल में ऐसा क्या है जो मेरे बेटे को इस हालत में ले आया है? बाबा, मेरा बेटा टूट चुका है, कोई रास्ता बताइए, उसे कैसे बचाऊं? अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो उस औरत की आत्मा को इस दुनिया से मुक्त करना होगा। लेकिन वो कैसे बाबा? उस आत्मा को किसी चीज ने यहां बांध रखा है। अगर तुम उस चीज को नष्ट कर दो तो आत्मा इस दुनिया में नहीं टिक पाएगी, वो स्वयं अपने स्थान लौट जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा वो चीज क्या है और कहां मिलेगी? वो उसी स्कूल में है, उसी कमरे में जहां तंत्र किया जाता था। जब वो चीज सामने आएगी तो तुम उसे पहचान जाओगे, तुम्हारा मन खुद जान जाएगा। उस बाबा, आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूं, उसमें दखल नहीं लगा सकता। बाकी का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। इसका ध्यान रखना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। संपत और किशोर ने विजय को घर छोड़ा, फिर तुरंत स्कूल की ओर बढ़े। उन्हें पता था कल विजय को स्कूल आना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। दोनों ने स्कूल का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो कमरा कहीं नहीं मिला। थके हुए उन्होंने सोचा कल फिर आएंगे। वो बाहर जाने ही वाले थे कि स्कूल की घंटी बिना समय के बज उठी। ठंडी हवा और अजीब सन्नाटा चारों ओर फैल गया। संपत के मन में ख्याल आया, क्या पता वो कमरा सिर्फ रिसेस के समय ही दिखता हो, इसीलिए अभी नहीं मिला। उसने तुरंत किशोर और रामू से बात की और तीनों फिर से स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि स्कूल पूरी तरह बदल चुका है। दीवारें पुरानी, सीलन भरी, टेबल कुर्सियां टूटी हुई और चारों ओर घिनौना माहौल। चलते चलते अचानक उनकी नजर पड़ी। हवा में एक औरत चल रही थी। उसका चेहरा काला, भयानक और डरावना था। रामू ये देखते ही चीख पड़। तीनों भागने लगे, लेकिन अजीब बात, उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए हों, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। किशोर ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और हवा में लटकी उस औरत पर वार किया। तभी जैसे जादू टूटा और तीनों दौड़ते हुए अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। कुछ दूरी पे भागने के बाद संपत ने देखा कि किशोर और रामू कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसने उन्हें पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी ओर किशोर भी चिल्ला रहा था, संपत! रामू! रामू दौड़ता ही जा रहा था। अचानक रामू का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उठते ही उसने देखा उसके सामने एक अजीब सा कमरा था। शायद यही वो कमरा है जहां तंत्र किया जाता था। उसने सोचा,
वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि वही लाल साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी, उसे घूर रही थी। उसने रामू को हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। रामू बेहोश हो गया। औरत अब रामू की तरफ बढ़ रही थी। तभी किशोर आ पहुंचा और रामू को उठाकर भागने लगा, लेकिन वो औरत किशोर को भी हवा में उठा देती है। तभी रामू को होश आता है। वो देखता है कि उसका भाई हवा में लटका है। इसी समय संपत भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन कुछ करने से पहले ये औरत इशारा करती है और किशोर को स्कूल की खिड़की से बाहर फेंक देती है। रामू ये देखकर सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा। वो बदला लेना चाहता है। वो सीधे उस कमरे की ओर बढ़ता है और औरत भी उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। अब वे दोनों स्कूल के बाहर किसी दूसरी जगह खड़े थे। सामने से एक आदमी आता है। वो स्कूल का प्रिंसिपल था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? संपत पूरी बात बताने लगा, लेकिन रामू, जो अब सिर्फ उस औरत को खत्म करना चाहता था, बिना कुछ कहे स्कूल के अंदर चला गया। उसे बचाने के लिए संपत और प्रिंसिपल भी उसके पीछे पीछे चले गए। तभी स्कूल की घंटी बजी। अब रिसेस खत्म हो चुकी थी। रामू अभी भी गायब था। दोनों उसे ढूंढ रहे थे। संपत आगे बढ़ रहा था। पीछे से प्रिंसिपल धीरे धीरे चलता हुआ अपनी कोट की जेब से एक चाकू निकालता है। वो संपत पर पीछे से वार करने ही वाला था कि एक लात उसके हाथ पर पड़ती है और चाकू गिर जाता है। संपत पीछे मुड़कर देखता है। वो किशोर था, जीवित। किशोर, तू ठीक है? और सर, आपके हाथ में ये चाकू पहले तो नहीं था। ये तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। इसकी बात पर भरोसा मत करना संपत, ये एक नंबर का झूठा है। इतना सुनते ही वो औरत फिर प्रकट हो जाती है। आओ स्कूल की डायन, या कहूं पुराने प्रिंसिपल साहब। औरत जोर से हंसने लगती है और अचानक एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है। तो तुम्हें पता चल ही गया। पहले तुम्हें जिंदा छोड़ सकता था, लेकिन अब तुम सबको मरना होगा। किशोर और संपत दौड़ने लगते हैं। रास्ते में रामू भी मिल जाता है। तीनों एक क्लासरूम में घुसकर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद संपत पूछता है, किशोर, तू जिंदा कैसे बचा? किशोर ने बताया कि जब वो नीचे गिर रहा था, तभी उसी टीचर के भूत ने उसे बचाया। तभी उसे कुछ शक हुआ। उसने डरते डरते ही सही, लेकिन जब टीचर से पूछा तो उसने बताया कि असल में प्रिंसिपल और उसके पिता काले जादू के तांत्रिक थे। वे दोनों अमर होने के लिए बच्चों की बलि दिया करते थे। जब टीचर को यह बात पता चली तो उसने एक बच्चे को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन जब तांत्रिक को यह बात पता चला तो उसने टीचर पर हमला कर दिया। हाथापाई में तांत्रिक मारा गया और टीचर घायल हो गई। लेकिन कुछ देर बाद प्रिंसिपल वहां पहुंच गया। उसने घायल टीचर को बेरहमी से मार डाला और उस बच्चे को भी। उसके बाद उसने काले जादू से अपने पिता की आत्मा को फिर बुला लिया। क्योंकि उस तलवार पर मेरा भी खून था, मेरी आत्मा भी यहाँ कैद हो गई। सालों मैंने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों के सामने सबकी बलि दे दी। अब रिसेस खत्म हो रही है, मुझे जाना होगा, लेकिन सावधान रहना, उस तांत्रिक की आत्मा रिसेस से बंधी नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। अब संपत और रामू भी सारी सच्चाई जान चुके थे। रामू, जो तंत्र वाले कमरे का रास्ता जानता था, किशोर और संपत के साथ जल्दी से वहां पहुंच जाता है। लेकिन तभी अचानक तीनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। सामने देखते हैं प्रिंसिपल, जो पहले से वहां उनका इंतजार कर रहा था। वो अपनी तलवार निकाल चुका था और तीनों को मारने ही वाला था। कुछ देर पहले स्कूल के बाहर कुमारी, जो किशोर की पत्नी है, चिंतित खड़ी होती है। साथ में है उसका भाई मनु और विजय। किशोर के बहुत देर तक घर न लौटने के कारण और विजय से सारी सच्चाई जानने के बाद वो डरी हुई बेचैन सी स्कूल तक पहुंच जाती है। तीनों डरते डरते स्कूल में दाखिल होते हैं और फिर एक टूटी खिड़की से झांकते हुए वे देखते हैं प्रिंसिपल का असली चेहरा
अब जब प्रिंसिपल सबको मारने ही वाला था, विजय को याद आता है जैसे ही रिसेस बेल बजती है, स्कूल की दुनिया बदल जाती है। बिना देर किए विजय घंटी बजा देता है। जिस पर प्रिंसिपल ने मंत्र लगाए हुए थे, वो मंत्र टूट जाते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं और तभी असली टीचर की आत्मा वहां प्रकट होती है। वो प्रिंसिपल को उठाकर दीवार से सटा देती है और फिर सामने आती है तांत्रिक की आत्मा। अब दोनों आत्माएं आमने सामने हैं। एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। इसी बीच संपत मौका देखकर काले जादू के कमरे में चला जाता है। वहां उसकी नजर पड़ती है एक तलवार पर। उसे बाबा की बात याद आती है, यही तलवार सब कुछ खत्म कर सकती है। वो तलवार को उठाकर आग में डाल देता है। दूसरी ओर प्रिंसिपल विजय को मारने की कोशिश करता है। रमू और मनु उसे पकड़कर रोकते हैं और किशोर कुल्हाड़ी से वार करता है, पर हैरानी की बात, प्रिंसिपल को कुछ नहीं होता। वो अकेला सब पर भारी पड़ता है। लेकिन तभी तांत्रिक की आत्मा जलने लगती है। वो दर्द से चीख उठता है। उसकी चीखों से सारा माहौल थम सा जाता है। धीरे धीरे वो पूरी तरह पिघलकर खत्म हो जाता है। उसके जाते ही प्रिंसिपल घुटनों पर गिर पड़ता है। उसकी सारी ताकतें जा चुकी थीं। अब वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन अब किसी की आंखों में दया नहीं थी, सबकी आंखों में गुस्सा था। सभी ने उसे उठाकर उसी काले जादू के कमरे में बंद कर दिया। टीचर के भूत ने उसे उसी कमरे के साथ जिंदा जला दिया और सभी ने दरवाजा बंद कर दिया। प्रिंसिपल की चीखें कमरे के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। उसके बाद टीचर की आत्मा को मुक्ति मिली। टीचर ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए अलविदा कहा और फिर एक तेज सफेद रोशनी में गायब हो गई। उस दिन के बाद से उस स्कूल में कोई नहीं गया। संपत, किशोर और रामू ने गांव वालों से बात कर एक नया स्कूल शुरू किया। छोटा ही सही, लेकिन सुरक्षित। दूसरी ओर उस स्कूल में ताला लग चुका था, लेकिन आज भी कभी कभी वहां से प्रिंसिपल की चीखें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है कि प्रिंसिपल आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई तो रिसेस की घंटी बजाकर उसे फिर आजाद करेगा।